हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड का रिवीजन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड का चार्जिंग सेक्शन है 56 और कुछ इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी, जैसे डिविडेंड इनकम। शेयर्स आपके हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड हैं या कैपिटल एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अलावा कैजुअल इनकम, लॉटरी, गेम शो वगैरह से इनकम मिली, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। गिफ्ट रिसीव हुआ, अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। या आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, उस पर कंपनसेशन मिला, कंपनसेशन देरी से मिला तो आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा आपने एडवांस मनी का फोरफीचर कर लिया इन कनेक्शन विद कैपिटल एसेट, तो अगर ये फोरफीचर 1 अप्रैल 2014 के ऑन और आफ्टर हुआ है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। फिर वो इनकम जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आपका कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उस पर इंटरेस्ट मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। या आपने प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर किसी को अकेजनली किराए पर दे दिया, उससे किराए की इनकम मिली, वो किराए की इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। या आपने कंपोजिट रेंट आपको मिला, बिल्डिंग प्लस प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का आपने क्या किया, लेटिंग कर ली, और लेटिंग इनसेपरेबल है, लेटिंग इनसेपरेबल है, आपने इकट्ठा लेट आउट कर लिया और आपको कंपोजिट रेंट मिला, ये कंपोजिट रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा जो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई, जैसे कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड, एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स को मिली, तो लीगल हेयर्स के हेड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा वो इनकम जो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई, वो इस 5th हेड यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन वो इनकम रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और वो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई, जैसे प्लॉट का रेंट या सबलेटिंग से इनकम मिली, या बैंक डिपॉजिट, आपने बैंक में एफडी कराई या आपको सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। या अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस से इनकम हुई आपको, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। आपका सोर्स डिस्क्लोज्ड नहीं है, अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी इसकी इनकम। या एग्रीकल्चरल इनकम है, आउटसाइड इंडिया है, ये टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया है तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। फिर एग्जामिनर्स को एग्जामिनर से फीस मिलती है कॉपीज चेक करने की टीचर्स को, तो वो नॉन एम्प्लॉयर से मिल रही है, तो वो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। वेटर्स को टिप्स रिसीव हो रही है कस्टमर से, तो वो उनको अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा कंपनी डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला, तो वो भी अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस मिलती है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो सिटिंग फीस डायरेक्टर के हेड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं डिविडेंड की, तो एक कंसेप्ट है इनकम टैक्स में डीम्ड डिविडेंड का, सेक्शन 2 क्लॉज 22 में। उसमें ABCD सब क्लॉज दे रखे हैं, तो सब क्लॉज A यानी सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज A, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी कर रही है जिसकी वजह से कंपनी के एसेट्स रिलीज हो रही हैं, तो वो शेयर होल्डर के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और कंपनी ने अगर एसेट दिए शेयर होल्डर को, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, बोनस शेयर्स के इश्यूएंस पर कंपनी की कोई कैश रिलीज नहीं होती है, इसलिए उस सिचुएशन में 222A एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी अपने बोनस प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रही है, बोनस प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रही है, तो उस वक्त तो कंपनी की कैश रिलीज होगी। तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी वजह से कंपनी की एसेट्स रिलीज हो, तो फिर रिडम्पशन ऑफ बोनस प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी की एसेट्स रिलीज होती हैं, तो ये आपके 222A में फॉल करेगा और शेयर होल्डर को टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं
222 बी की, अगर बोनस डिबेंचर्स इशू किए गए इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या बोनस शेयर्स इशू किए गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो ये उनके हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और उनकी कॉस्ट क्या ली जाएगी अंडर सेक्शन 55, निल मानी जाएगी। लेकिन हाँ ध्यान रहे, अगर बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किए गए हैं तो इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। फिर 222 से क्या बोलता है, लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करे वो शेयर होल्डर के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। जैसे कंपनी ने कैश दे दी या कंपनी ने एसेट दे दी, अगर कंपनी ने एसेट दी तो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू शेयर होल्डर के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन किया, एट दैट टाइम कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो इसे भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में। और अगर एसेट दी है तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू शेयर होल्डर के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी सेक्शन 222 डी में। ठीक है, फिर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो लोन और एडवांस दे रही है अपने ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास कंपनी का 10% वोटिंग पावर है, कम से कम 10% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर को एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लोन और एडवांस दिया तो वो लोन और एडवांस उस शेयर होल्डर के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल हो जाएगा। या ये शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी का 10% वोटिंग पावर है, वो शेयर होल्डर किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, वो 10% वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डर किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है और क्लोजली हेल्ड कंपनी ने उस शेयर होल्डर को लोन और एडवांस ना देकर उस कंसर्न को लोन और एडवांस दे दिया है, तो वो उस कंसर्न के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, टैक्सेबल होगा। या कंपनी कोई भी पेमेंट करे, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कोई भी पेमेंट कर रही है फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, तो वो उस शेयर होल्डर के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी शेयर होल्डर के घर के रिपेयरिंग एक्सपेंसेस किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने पे कर दिए, तो ये पेमेंट उस इंडिविजुअल शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए हुआ, तो ये पेमेंट उस शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और सेक्शन 222 ई में टैक्सेबल होगा। बस यहां कंडीशन ये है कि सेक्शन 222 ई क्लोजली हेल्ड कंपनी पर ही एप्लीकेबल है। और क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब एक बात और समझना, अगर कंपनी का बिजनेस ही मनी लेंडिंग बिजनेस है और कंपनी ने ये लोन और एडवांस इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस दिया है, तो इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस दिया है का क्या मतलब? जैसे जनरल पब्लिक को ये कंपनी लोन और एडवांस नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती है, शेयर होल्डर को भी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया है। अगर शेयर होल्डर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया है लोन और एडवांस, तो इसे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा, तब तो ये डीम्ड डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को टैक्सेबल होगा। अब एक बात और समझना, ये जितने भी डीम्ड डिविडेंड के पॉइंट हैं 222 ए बी सी डी ई, ये सब इस शेयर होल्डर को तभी टैक्सेबल होंगे जब कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है। कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है। अगर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होंगे ही नहीं। और ये डीम्ड डिविडेंड अगर कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन डीम्ड डिविडेंड का अमाउंट एक्सीड कर रहा है, तो डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर को उतना ही टैक्सेबल होगा जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या मीनिंग है वो समझते हैं। एक P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो ठीक है लिख देंगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस में लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व या जितने भी कंपनी के फ्री रिजर्व्स हैं जो कंपनी ने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्रिएट किए हैं, वो सारे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आ जाएंगे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर जो कंपनी की कंसील्ड इनकम थी, कंपनी ने छुपाई थी, असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन कर दिए कंपनी की टोटल इनकम में, वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा। और एग्जम्प्टेड इनकम भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में शामिल होगी। कुल मिलाकर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर
अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है, इनकम टैक्स का टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं लेना है, अकाउंट्स वाला प्रॉफिट लेना है। और जो प्रॉफिट कंपनी ने पास्ट में कैपिटलाइज कर दिया, मतलब बोनस शेयर्स इशू कर दिए, वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होंगे। मतलब बोनस शेयर्स कैपिटल इशूड इन पास्ट वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर शामिल होगी। लेकिन ये 222E वाले डीम्ड डिविडेंड के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी, मतलब 222 ABCD के लिए कंसीडर होगी। बोनस शेयर कैपिटल इशूड इन पास्ट वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होगी, 222 ABCD के लिए इंक्लूड होगी, लेकिन 222E के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त काउंट नहीं होगी ये बोनस शेयर्स कैपिटल इशूड इन पास्ट। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा अगर असेसिंग ऑफिसर ने कुछ खर्चे डिसअलाउ कर दिए थे, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेंगे। और एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 54 सीरीज में एसएससी ने जो एग्जम्पशन क्लेम किए थे वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेंगे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन जनरल लिया जाता है अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन 222C वाला जो मामला है जो लिक्विडेशन से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में फिर लिक्विडेशन डेट तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिया जाएगा। अब 222E के लिए खास बात करते हैं। हमने बोला कि डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख है और एक 10% वाला शेयर होल्डर आया, वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डर, उसको कंपनी ने 25 लाख दे दिया और वो शेयर होल्डर कंपनी में 10% वोटिंग पावर रखता है। अब कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख है और कंपनी ने उसको लोन दे दिया 25 लाख, तो पूरा 25 लाख उस शेयर होल्डर के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख है और ये शेयर होल्डर 10% वोटिंग पावर रखता है, तो इसका हिस्सा कितना हुआ, 40 लाख का 10% 4 लाख, तो क्या 4 लाख ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हैंड में? नहीं। अगर लोन एडवांस दिया गया उस शेयर होल्डर को 25 लाख, तो पूरा 25 लाख डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा उस शेयर होल्डर के हैंड्स में। मतलब इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पर शेयर होल्डिंग रेशियो अप्लाई नहीं किया जाए। फिर एक बात और समझते हैं, अगर कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख है, एक शेयर होल्डर आया, कंपनी ने उसको 50 लाख दे दिया, उस शेयर होल्डर के लिए ये 25 लाख डीम्ड डिविडेंड हो गया। अब वही शेयर होल्डर या कोई दूसरा शेयर होल्डर 10% वोटिंग पावर रखता है, वो शेयर होल्डर आया और 22 लाख ले गया लोन और एडवांस के रूप में, तो इस सिचुएशन में सिर्फ डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, उस दूसरे वाले शेयर होल्डर के। देखिए कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख है, उसमें से 25 लाख एक शेयर होल्डर मान लीजिए मिस्टर एक्स ले गया जो कंपनी में 10% वोटिंग पावर रखता है। अब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस बचा 15 लाख, ठीक है। अब दूसरा शेयर होल्डर आया, वो कंपनी से 22 लाख का लोन और एडवांस ले गया, तो अभी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 15 लाख ही बचा है, तो डीम्ड डिविडेंड उस शेयर होल्डर के लिए 15 लाख ही माना जाएगा। कारण डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाता है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अच्छा, अगर कोई बोले लोन एडवांस दिया तो था, हमने लिया तो था, लेकिन रीपे कर दिया था अगले ही दिन, रीपेमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है। कंपनी से अगर 10% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर ने लोन और एडवांस लिया है, तो वो लेते ही डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा, भले ही अगले दिन वो रीपे कर दे, रीपेमेंट का कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा। और लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर को ट्रेडिंग डिपॉजिट दिया गया है, एडवांस दिया गया है, क्यों? ताकि वो माल की सप्लाई करे, वो माल की सप्लाई करने के लिए उसको ट्रेडिंग एडवांस दिया गया है। या ऐसा शेयर होल्डर जो कंपनी के लिए मान लीजिए कोई जॉब वर्क करता है, उसको कोई ट्रेडिंग एडवांस दिया गया है, तो उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझना, ये 10% वोटिंग पावर कब देखा जाएगा? एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन और एडवांस, ठीक है। लेकिन अगर ये शेयर होल्डर जिस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब देखा जाएगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब आइए डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल डिविडेंड चाहे इंटरिम डिविडेंड है चाहे फाइनल डिविडेंड है, डोमेस्टिक कंपनी
दे रही है तो वो शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल है, अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल है और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट अप्लीकेबल होगी। और अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला सेक्शन 222 ABCDE वाला, तो वो भी शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल है, अदर सोर्सेस सेट में, और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट ही लगेगी। फिर अगर किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल है, नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी शेयर होल्डर को, ठीक है। फिर लेकिन एक बात समझना, एक टीडीएस चैप्टर में सेक्शन है, सेक्शन 194, वो डोमेस्टिक कंपनी अगर पेयर है, डिविडेंड दे रही है, डोमेस्टिक कंपनी दे रही है, तो वो उस डिविडेंड पर टीडीएस डिडक्शन करेगी 10% की रेट से, सेक्शन 194 के प्रोविजंस के हिसाब से, ठीक है। और सेक्शन 194 हम टीडीएस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगी। कैजुअल इनकम में क्या क्या कवर होता है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, अदर गेम्स जो टीवी पर या ऑनलाइन गेम्स चलते हैं वो सब, यहाँ उनसे जो भी विनिंग का अमाउंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। अब एक बात समझना, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, प्रोबो वगैरह ऑनलाइन गेम से जो भी विनिंग होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में कैजुअल इनकम मानकर टैक्सेबल की जाएगी रेसिपिएंट्स के हैंड में। फिर विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग, ठीक है, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग से जो भी इनकम मिलती है वो अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगी रेसिपिएंट को। और लॉटरी का यहां पर क्या मीनिंग है? winning from prizes awarded to a person by draw of lots or chance under any scheme or arrangement in any form or manner whatsoever। इसका मतलब अगर by draw of lots और chance की वजह से जो भी विनिंग का अमाउंट मिले वो लॉटरी माना जाएगा। अच्छा, ये कैजुअल इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में टैक्सेबल होगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए किया गया कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 58 सब सेक्शन 4 में रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए किया गया कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। और आप कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना तो नॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल, और इवन मैं तो बोलूं कैजुअल लॉस भी आप कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और आपको ये स्पेशल इनकम है तो आपको इस इनकम पर चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगे और इवन बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं मिलेगी, ठीक है, कि 2.5 लाख तक 0% टैक्स लगता है या न्यू टैक्स रेजिम वगैरह उसमें 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, वो सब बातें छोड़िए। कैजुअल इनकम पर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट अलाउ नहीं होगी और इस पर टैक्स रेट क्या लगेगी? वैसे जनरल सेक्शन है टैक्स रेट का, सेक्शन 115BB, इस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी 30%। सरचार्ज अगर अप्लीकेबल है तो वो भी लग जाएगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। अब इससे रिलेटेड टीडीएस चैप्टर में भी पेयर के लिए सेक्शन बनाए गए हैं कि पेयर आप ये इनकम पेई को देते वक्त ही टीडीएस काट दीजिए। तो वहां पर 3 सेक्शन है, 194B, 194BA और 194BB। अब एक बात समझना, ये जो यहां पर विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स ऐड हुआ है उसके लिए टैक्स रेट का अलग से सेक्शन बनाया गया 115BBJ और उसके लिए टीडीएस का सेक्शन अलग बनाया गया, टैक्स रेट का सेक्शन 115BBJ और टीडीएस का सेक्शन बनाया गया है 194BA जो पेयर पर अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट लगती है 30%, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गिफ्ट रिसीव हुआ। यहां पर हम गिफ्ट के लिए 5 सिचुएशन पढ़ेंगे, 500 सिचुएशन इंडिपेंडेंट हैं। किसी भी पर्सन को ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर गिफ्ट रिसीव हो तो वो रेसिपिएंट्स के हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं मॉनेटरी गिफ्ट मिला। मॉनेटरी गिफ्ट मिलने पर क्या होगा? पूरे साल भर में आपको अलग अलग लोगों से या एक ही पर्सन से गिफ्ट रिसीव हुआ, हम उन सारे ट्रांजैक्शंस का, गिफ्ट के ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट कर देंगे और वो अगर एग्रीगेट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है तो एग्रीगेट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको अलग अलग लोगों से मॉनेटरी गिफ्ट मिले और वो एग्रीगेट वैल्यू हो गई 51,000,
तो पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट के रूप में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट के सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में। ठीक है, और अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और आपने उसका कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया तो ये भी गिफ्ट माना जाएगा। और अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। ध्यान रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम पूरे साल के ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट नहीं करेंगे, सिंगल सिंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन देखेंगे, पूरे साल के ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट नहीं करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, अगर तो उस इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। लेकिन अगर आपने कंसीडरेशन कम पे किया है, आप बायर हो, आपने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंसीडरेशन कम पे किया सेलर को, तो बायर आपके लिए डिफरेंस का अमाउंट गिफ्ट माना जा सकता है। आपने जितना कम पे किया वो आपके लिए गिफ्ट माना जा सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट के सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में। तो इसके लिए हम दो बातें देखेंगे, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही डिफरेंस टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में गिफ्ट के रूप में। पहली कंडीशन क्या, जो डिफरेंस है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का वो 50,000 को एक्सीड करता है, डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करता है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड करते हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो टैक्सेबल क्या होगा, गिफ्ट के रूप में डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर उसमें दो बातें, नो कंसीडरेशन या लेसर कंसीडरेशन। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी यही था, नो कंसीडरेशन लेसर कंसीडरेशन। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी क्या बोल रहे हैं, नो कंसीडरेशन या लेसर कंसीडरेशन। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और यहां पर सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन देखते हैं, बाकी हर केस में सारे ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट करके ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो भी ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट है, तो अगर एग्रीगेट एफएमवी ऑल ट्रांजैक्शंस की एक्सीड कर रही है 50,000 को तो एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगी गिफ्ट के रूप में। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट किया, एग्रीगेट एफएमवी 50,000 को एक्सीड कर रही है तो एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेसर कंसीडरेशन पे करके आपने खरीदी, आप बायर हो। ठीक है, तो डिफरेंस का अमाउंट आपको गिफ्ट मानकर टैक्सेबल किया जा सकता है। तो डिफरेंस अगर 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा, यहां पर भी ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट किया जाएगा। तो मैं बोलूं ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, टोटल 5 सिचुएशन से ये 50,000 की लिमिट हर सिचुएशन के लिए अलग अलग रन करेगी। ठीक है, अब जो इमूवेबल आपका यहां पर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी रेसिपिएंट्स के हैंड्स में स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट के लिए वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अगर रेसिपिएंट उसको स्टॉक इन ट्रेड के रूप में ले रहा है तो ये गिफ्ट वाला सेक्शन ही नहीं लगेगा, समझे बात को। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी लैंड और बिल्डिंग है तो ये इसके लिए हमने पढ़ा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया है और गिफ्ट में आपको प्रॉपर्टी मिली है, उस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने लेसर कंसीडरेशन पे किया है तो डिफरेंस टैक्सेबल हो सकता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और लेसर कंसीडरेशन का डिफरेंस टैक्सेबल हो सकता है। दो चीजें हम चेक करेंगे, क्या डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करता है प्लस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो डिफरेंस का अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल हो जाएगा। और एक बात समझना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वैसे इन जनरल रजिस्ट्रेशन डेट की ली जाती है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अलग है और एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अलग है और एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है तो एसएससी उस केस में एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहेगा। ठीक है, तो अगर
डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। तो आप एसडीवी ले सकते हो, एग्रीमेंट डेट की ले सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय सेलर बाय स्पेसिफाइड मोड से हुआ है। सेलर को कंसीडरेशन होल और पार्ट कैसे रिसीव हुआ? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, या यूज ऑफ ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ठीक है, या यूपीए से पेमेंट किया या आधार पे से पेमेंट किया, ठीक है, तो वो सब स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट माना जाता है। तो सेलर को अगर होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन रिसीव हुआ स्पेसिफाइड मोड से ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट, ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट, तो उस सिचुएशन में आप एग्रीमेंट डेट की भी एसडीवी ले सकते हैं, ठीक है। तो एसडीवी लेनी होती है तो एसडीवी इन जनरल रजिस्ट्रेशन डेट की लेनी होती है, लेकिन आप अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो तो आप एग्रीमेंट डेट की भी एसडीवी ले सकते हैं। और अब एक और खास बात ध्यान रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी की हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में लिमिटेड एसेट कवर्ड है। एक बात ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी की ये डेफिनेशन दे रखी है, प्रॉपर्टी मींस इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लिमिटेड एसेट ही कवर्ड है, शेयर्स और सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये लिमिटेड एसेट ही मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में यहां पर कवर की गई है। उनकी फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है विदाउट कंसीडरेशन या लेसर कंसीडरेशन। लेसर कंसीडरेशन के केस में डिफरेंस टैक्सेबल होगा। लेकिन बहुत खास बात, अगर आपको कार मिली, वॉच मिली, मोबाइल मिला, ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं है, कारण मूवेबल प्रॉपर्टी में यहां लिमिटेड एसेट्स को ही कवर किया गया है, ठीक है। अब कुछ सिचुएशन में अगर गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता है, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा। और जो भी ये रिलेशन है हमको रेसिपिएंट के एंगल से देखना होगा, जो गिफ्ट दे रहा है उसके एंगल से रिलेशन को नहीं सोचना है, रेसिपिएंट जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके एंगल से रिलेशन को सोचना है। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल है? अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल का स्पाउस, उस इंडिविजुअल के खुद के ब्रदर सिस्टर, उस इंडिविजुअल के स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो खुद के ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर और इवन पेरेंट्स के भी ब्रदर सिस्टर। मतलब ब्रदर सिस्टर की 3 कैटेगरी है यहां पर, ब्रदर सिस्टर की 3 कैटेगरी है, खुद के ब्रदर सिस्टर रियल, और स्पाउस के ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर वो रिलेटिव है। और खुद के लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट वो रिलेटिव है, और स्पाउस के लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट वो भी रिलेटिव माने जाएंगे। और पॉइंट नंबर 1 to 6 में जो भी पर्सन दे रखे हैं उनके स्पाउस वो भी आपके रिलेटिव पर्सन माने जाएंगे। रिलेशन को हमेशा रेसिपिएंट के एंगल से सोचना होगा। और अगर रेसिपिएंट एचयूएफ है तो एचयूएफ को अपने किसी भी मेंबर से गिफ्ट रिसीव हो तो एचयूएफ का मेंबर एचयूएफ के लिए रिलेटिव माना जाएगा, और रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। फिर अगर आपको आपके मैरिज के ओकेजन पर गिफ्ट मिले तो एग्जेम्प्ट है, या विल में मिले या इनहेरिटेंस में मिले, ठीक है, वसीयत में मिले या विरासत में मिले, एग्जेम्प्ट है। और विल में गिफ्ट मिले वो किसी रिलेटिव से भी मिल सकता है और नॉन रिलेटिव से भी मिल सकता है, नॉन रिलेटिव से मिले तो भी एग्जेम्प्ट होगा। और इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर, जो गिफ्ट दे रहा था उसको अपने मरने का पहले से पता था और इस वजह से उसने गिफ्ट दिया तो रेसिपिएंट के लिए एग्जेम्प्ट होगा। या लोकल अथॉरिटीज से गिफ्ट मिले, एग्जेम्प्ट होगा। यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिले तो भी एग्जेम्प्ट होगा। या किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है उस ट्रस्ट से गिफ्ट मिला तो भी एग्जेम्प्ट है। या एचयूएफ के पार्टीशन पर मिला तो भी एग्जेम्प्ट है, या अमलगमेशन और डीमर्जर पे मिला, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। रेसिपिएंट के लिए एग्जेम्प्ट माना जाएगा। या
होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी को मिला या सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी को गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल हो तो जो भी रेसिपिएंट है, होल्डिंग से सब्सिडरी को गिफ्ट मिला, सब्सिडरी के हैंड्स में एग्जेम्प्ट, और अगर सब्सिडरी से होल्डिंग को गिफ्ट मिला तो होल्डिंग कंपनी के लिए एग्जेम्प्ट। ठीक है। या एक ट्रस्ट जो क्रिएट हुई है फॉर द इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट, किसी इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए क्रिएट हुई है और उसको गिफ्ट मिले किससे, इंडिविजुअल से। ठीक है, एक इंडिविजुअल ने अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए किसी ट्रस्ट को कुछ गिफ्ट दिया तो रेसिपिएंट ट्रस्ट के हैंड्स में होगा एग्जेम्प्ट। फिर यहां पर कोविड से रिलेटेड कुछ बातें दे रखी हैं। अगर एक इंडिविजुअल को किसी कोविड के मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड अपने खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट या फैमिली मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, एग्जेम्प्ट होगा। मतलब कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा रिसीव हो एग्जेम्प्ट होगा। बस इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट या वो डायग्नोस हुआ या उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जब 6 महीने के अंदर आपने उसका ट्रीटमेंट कराया, कोविड पॉजिटिव होना जब पाए गए तो 6 महीने के अंदर जो भी इलनेस हुई उसके मेडिकल डायग्नोसिस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए और किसी भी पर्सन से कोविड रिलेटेड अमाउंट मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा। अब एक बात और समझते हैं, तो पॉइंट नंबर जे जो है वो डेथ का मैटर नहीं है। ठीक है, इलाज हो गया, इलाज पे जो भी खर्चा हुआ, इलाज के लिए पैसा मिला, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड वगैरह या उससे रिलेटेड इलनेस है तो उससे रिलेटेड पैसा मिला, रेसिपिएंट के हैंड्स में होगा एग्जेम्प्ट। अब डेथ का मामला डिस्कस करते हैं। किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिला तो हो सकता है एम्प्लॉयर से मिला हो, डिसीज पर्सन के एम्प्लॉयर से मिला हो, डिसीज पर्सन के फैमिली मेंबर को पैसा मिला, डिसीज पर्सन के एम्प्लॉयर से मिला विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, सारा का सारा जो भी मिला रेसिपिएंट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन किसी अदर पर्सन से मिला तो सिर्फ एग्जेम्पशन 10 लाख तक ही मिलेगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कोविड पॉजिटिव होने से 12 महीने के अंदर उस पर्सन की डेथ हो गई थी, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट होनी चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा कि इस पर्सन की डेथ कोविड की वजह से हुई है। अब फैमिली मेंबर वर्ड यूज हुआ पॉइंट नंबर जे और के में, तो फैमिली का यहां क्या मीनिंग माना जाएगा, उस इंडिविजुअल के स्पाउस और चिल्ड्रन या पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो उस इंडिविजुअल पर होली और मेनली डिपेंडेंट है वो फैमिली मेंबर माने जाएंगे। अब बात करते हैं गिफ्ट नॉर्मल इनकम के रूप में टैक्सेबल किया जाएगा। आप इस गिफ्ट की इनकम से अपने लॉसेस भी सेट ऑफ कर सकते हो, आपको ये गिफ्ट इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी मिल जाएंगे और इवन आप इस पे बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट भी क्लेम कर सकते हैं और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ही। जैसे माइनर चाइल्ड को उसके बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव हुआ तो वो क्लब हो जाएगा, पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब हो जाएगा। लेकिन जब भी माइनर चाइल्ड की क्लबिंग होती है पेरेंट्स के हैंड्स में तो फिर पेरेंट्स उस पर सेक्शन 1032 में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। 1500 रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 1032 में, तो बाकी का रिमेनिंग गिफ्ट ही टैक्सेबल होगा पेरेंट्स को। ठीक है, क्लबिंग का सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A, वो हम पढ़ेंगे क्लबिंग चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझते हैं। अगर आपको गिफ्ट मिला, ठीक है, गिफ्ट मिला, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आपने कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया और वो गिफ्ट आपको टैक्सेबल नहीं हो पाया, क्यों टैक्सेबल नहीं हो पाया, मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है ही नहीं, इसलिए आपको टैक्सेबल ही नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट। तो उस सिचुएशन में गिफ्ट अगर रिसिप्ट के टाइम पर टैक्सेबल नहीं हुआ तो
आपको के लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी, रेसिपिएंट यानी ट्रांसफरी के लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। ठीक है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर की बात हम कैपिटल गेन हेड में समझ चुके हैं, वो मानी जाएगी कॉस्ट इवन रेसिपिएंट यानी ट्रांसफरी के हेड्स में भी। लेकिन अब एक खास बात समझना, अगर आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए 2 लाख की 2 लाख स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाली आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में रिसीव हुई, तो आपको रिसिप्ट के टाइम पर इस पर टैक्स लग गया गिफ्ट प्रोविजन में, ये गिफ्ट आपको टैक्सेबल हो गया। ठीक है, तो 2 लाख ये गिफ्ट के रूप में आपको टैक्सेबल हो गया। अब इन फ्यूचर आप इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को अगर सेल करोगे, बेचोगे, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपकी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जो गिफ्ट प्रोविजंस की टैक्सेबल वैल्यू है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 4। तो यहां पर 2 सेक्शन लगने हैं, एक तो है सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 वर्सेस सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट प्रीवियस ओनर वाली कॉस्ट होगी या गिफ्ट प्रोविजंस में जो आप जितनी वैल्यू पर टैक्स दे चुके हो वो इन फ्यूचर के लिए आपकी कॉस्ट माना जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है, ये गिफ्ट आपको रिसिप्ट के टाइम टैक्सेबल नहीं हुआ था तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर आपकी कॉस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ये गिफ्ट आपको रिसिप्ट के टाइम पर टैक्सेबल हो गया था तो गिफ्ट प्रोविजंस टैक्सेबल वैल्यू, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जीपीटीवी, ये आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, क्योंकि इतने अमाउंट पर आपने टैक्स दे दिया तो ये अमाउंट इन फ्यूचर आपके लिए कॉस्ट माना जाएगा। लेकिन लेसर कंसीडरेशन पे करके आपने प्रॉपर्टी परचेस की, इमूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर ये गिफ्ट आपको उस टाइम टैक्सेबल नहीं हुआ था तो जो लेसर कंसीडरेशन आपने पे किया है वही आपकी कॉस्ट है। लेकिन अगर ये गिफ्ट आपको टैक्सेबल हो गया था तो जो लेसर कंसीडरेशन आपने पे किया वो तो आपकी कॉस्ट है ही है, और जो गिफ्ट प्रोविजंस में आप जिस वैल्यू पर आप टैक्स दे चुके हो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अब एक बात समझना, अगर आपकी कॉस्ट सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 से आ रही है, मतलब कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर से, तो आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट प्रीवियस ओनर की डेट से मिलेगा। लेकिन अगर आप पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल हुआ, मतलब कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट नहीं लगा, तो उस सिचुएशन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी प्रीवियस ओनर की डेट से नहीं मिलेगा। आपका होल्डिंग पीरियड कब से शुरू होगा, जब से ये एसेट आपके पास आई है तब से आपका होल्डिंग पीरियड शुरू होगा, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी तभी से मिलेगा। फिर एक सेक्शन समझते हैं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B। अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स इश्यू करती है अपनी, वो शेयर्स इश्यू कर रही है प्रीमियम पर, और क्लोजली हेल्ड कंपनी किसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, वो शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू कर रही है, और किसको इश्यू कर रही है, एनी पर्सन को, और उसको कंसीडरेशन मिला है, शेयर्स का कंसीडरेशन मिला है, और उसने जो इश्यू प्राइस रखी है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा रखी है। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू कर रही है और उसने शेयर्स की इश्यू प्राइस जो रखी है बाजार भाव फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा रखी है। तो जो एक्सेस अमाउंट क्लोजली हेल्ड कंपनी को शेयर्स इश्यू करने के बदले में रिसीव होगा, किस वैल्यू के ऊपर, फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा इश्यू प्राइस रखी गई है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो इस क्लोजली हेल्ड कंपनी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। इसके बाद एक खास सेक्शन करते हैं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड अब से टैक्सेबल होगी, उसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13। ये सेक्शन 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हुआ है, मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 से एप्लीकेबल हुआ है। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड मिलती है इंक्लूडिंग बोनस, तो ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे एज पर रूल 11 UACA के हिसाब से। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड मिल रही है, रेसिपिएंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो सकती है। तो समझिए रूल 11 UACA क्या बोलता है कि हम ये टैक्सेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब बात को समझना, आपको पैसा मैच्योरिटी के टाइम पर कितना मिला, मैच्योरिटी के टाइम पर आपको इनफ्लो कितना हुआ, ठीक है, वो देख लीजिए।
उसको बोलिए ए कि कितना पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिला। अब बी किसको बोलेंगे हम, आपने प्रीमियम कितना भरा था, आपने प्रीमियम कितना भरा था, लेकिन अगर उस प्रीमियम का आपको जितना डिडक्शन एटीसी में मिल गया था वो हम हटा देंगे। आपने एटीसी में जितना डिडक्शन ले लिया उससे ओवर एंड अबव आपने जो प्रीमियम पे किया वो हम आपका आउटफ्लो मानेंगे। ठीक है, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, तो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैच्योरिटी प्रोसीड मिला है 77,25,000। ठीक है, आपने 10 साल तक प्रीमियम पे किया, कितना प्रीमियम पे किया आपने 5,10,000। 5,10,000 का आपने हर साल 10 साल तक प्रीमियम पे किया। एनुअल प्रीमियम है आपका 5,10,000, लेकिन आपको 1.5 लाख का डिडक्शन एटीसी में मिल गया था। ठीक है, एटीसी में आपको इतना डिडक्शन मिल गया था, इतना आपका प्रीमियम पेड है 5,10,000 एवरी ईयर 10 साल तक। ठीक है, तो प्रीमियम आपने जो पे किया वो आपका आउटफ्लो है, लेकिन जितना डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया था वो हटा देंगे, मतलब इफेक्टिव आपका आउटफ्लो देखेंगे, वो हो गया आपका 36 लाख। तो ये हुआ आपका इनफ्लो, इसमें से माइनस कर देंगे इफेक्टिव आउटफ्लो, वो लेस हो जाएगा। बाकी का अमाउंट आपको सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 8 में टैक्सेबल कर दिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। अभी क्या बोला मैंने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट आपको टैक्सेबल की गई है इस साल से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 8 में, क्लॉज 8 नहीं क्लॉज 13 में टैक्सेबल की गई है। क्लॉज 13 है ये, क्लॉज 13 में टैक्सेबल की गई है। तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13 इस साल से नया आया है और रूल 11 यूएसीए इस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। रूल 11 यूएसीए क्या बोलता है कि आपका जो भी इनफ्लो है मैच्योरिटी पर, आपको जो भी पैसा मिल रहा है और आपका इफेक्टिव आउटफ्लो कितना है, इफेक्टिव आउटफ्लो प्रीमियम का कितना है, आपने टोटल जो प्रीमियम पे किया उसमें से एटीसी में आपने जो डिडक्शन ले लिया वो हटा दीजिए, फिर आपका इफेक्टिव प्रीमियम पेड आ जाएगा। आपका मैच्योरिटी प्रोसीड में से इफेक्टिव प्रीमियम लेस कर दीजिए, तो बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13 में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में एक्सेप्शन है, ये टैक्सेबल नहीं होगा। किन सिचुएशन में एग्जम्पशन मिल जाएगा, अगर ये यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका मैच्योरिटी प्रोसीड है तो टैक्सेबल नहीं होगा, और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इस सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक बात समझते हैं, अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी प्रोसीड अगर 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी प्रोसीड को लेकर दो बातें हम चेक करेंगे, क्या आपको इस पर सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्पशन है, तो एग्जम्पशन है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा मैच्योरिटी प्रोसीड, वो डिपेंड करता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड हो सकता है आपको 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट हो सकता है आपको टैक्सेबल हो। ये कैसे डिसाइड होगा कि एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, तो उसके लिए बात समझना, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले इशूड है तो उस सिचुएशन में अगर आपने सम अश्योर्ड का एनुअल प्रीमियम 20% से ज्यादा पे नहीं किया है, मतलब आपने लिमिट के अंदर रहते हुए प्रीमियम पे किया है, तो मैच्योरिटी प्रोसीड आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर आपने लिमिट से ज्यादा प्रीमियम पे किया है तो मैच्योरिटी के टाइम पर मैच्योरिटी रिसिप्ट टैक्सेबल हो जाएगी। दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर आपने हर साल एनुअल प्रीमियम पे किया, लिमिट के अंदर पे किया, तो जब मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन आपने पॉलिसी की पूरी टर्म के दौरान, मान लीजिए 15 साल की पॉलिसी थी, 10 साल की पॉलिसी थी, आपने किसी भी साल में एनुअल प्रीमियम लिमिट से ज्यादा पे किया, तो अब मैच्योरिटी पर जो मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। तो कंक्लूजन क्या है, आप लिमिट के अंदर रहते हुए प्रीमियम भरते हो
तो मैच्योरिटी के टाइम पर एग्जेम्प्ट होगा। अगर लिमिट से ज्यादा प्रीमियम भरते हो तो मैच्योरिटी पर टैक्सेबल होगा। कहानी समझ आई? चलिए, तो लिमिट है क्या? यहां पर हमने बोला पॉलिसी इशूड अगर आपकी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो सम एश्योर्ड का 20% लिमिट है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 की है तो सम एश्योर्ड का 10% लिमिट है, ठीक है। 10% के अंदर प्रीमियम पे करोगे हर साल का, सम एश्योर्ड के 10% जितना प्रीमियम पे करोगे उसे ज्यादा पे नहीं करोगे तो मैच्योरिटी प्रोसीड होगी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर पॉलिसी के किसी भी टर्म में किसी भी ईयर में अगर आपने 10% से ज्यादा प्रीमियम पे किया तो मैच्योरिटी के टाइम पर मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के ऑन और आफ्टर की है तो ये लिमिट हो जाएगी 15% सम एश्योर्ड का। लेकिन ये बात कंडीशनल है, पॉलिसी किसके नाम से ली गई होनी चाहिए? या तो किसी डिसेबल्ड पर्सन के नाम से ली गई होनी चाहिए या ऐसे पर्सन के नाम से जिसको स्पेसिफाइड डिजीज है। तो पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के ऑन और आफ्टर है और किसके नाम से ली गई है? डिसेबल्ड पर्सन के नाम से ली गई है या ऐसे पर्सन के नाम से ली गई है जिसको स्पेसिफाइड डिजीज है, तो फिर लिमिट हो जाएगी 15%। तो कुल मिलाकर लिमिट है कितनी? सम एश्योर्ड का 20% या सम एश्योर्ड का 10% या सम एश्योर्ड का 15%। लिमिट में रहते हुए अगर प्रीमियम भरते हो तो मैच्योरिटी के टाइम पर एग्जेम्प्ट हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन पॉलिसी की टर्म में किसी भी ईयर में आपने लिमिट से ज्यादा एनुअल प्रीमियम भरा तो फिर मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाता है। अब बात समझते हैं, अगर आपकी ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर है। देखिए अभी तक तो क्या था, आपकी परसेंटेज वाइज लिमिट चल रही थी, 20%, 10%, 15%, ठीक है। लेकिन अब अमाउंट वाइज लिमिट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। वो क्या है समझते हैं। अगर आपकी ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 तो 10%, 15% वाली लिमिट एप्लीकेबल है। मैक्सिमम केसेस में 10% वाली लिमिट लगेगी। 15% वाली लिमिट तो कब लगती है? जब वो पॉलिसी किसी डिसेबल्ड पर्सन के नाम से हो या ऐसे पर्सन के नाम से हो जो जिसको स्पेसिफाइड डिजीज है, ठीक है। इन जनरल आपको 10% की लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो 10% लिमिट से ज्यादा प्रीमियम नहीं है और ये तो 10% वाइज लिमिट है। अब एक अमाउंट वाइज लिमिट गवर्नमेंट ने इस साल से और बनाई है, 5 लाख की लिमिट। एनुअल प्रीमियम किसी भी साल का आपका अगर सिंगल पॉलिसी है तो आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये अमाउंट वाइज लिमिट नहीं निकाली है। अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगा। तो बात समझिए, अगर ये एक्सीड ना करे तो आपका ये मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाता है सेक्शन 1010D में। अब कोई बोले ठीक है ये 5 लाख की लिमिट सिंगल पॉलिसी के लिए है तो मैं तो काफी सारी मल्टीपल पॉलिसीज ले लूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है ये 5 लाख की लिमिट मल्टीपल पॉलिसीज के एग्रीगेट प्रीमियम के लिए भी है, ठीक है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो मल्टीपल, एक से ज्यादा आपने पॉलिसीज ले ली तो उन सबका एनुअल प्रीमियम हम एग्रीगेट करेंगे और वो अगर एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर उस केस में हम मैच्योरिटी प्रोसीड को टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक तो परसेंटेज वाइज लिमिट फिक्स की है और एक 5 लाख की अमाउंट वाइज लिमिट फिक्स की है, ठीक है। बात समझ आई। लेकिन एक बात, लास्ट बात और, अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है और उसको ये पॉलिसी ये मैच्योरिटी प्रोसीड डेथ पर रिसीव होती है, उसके फैमिली मेंबर को रिसीव होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब सिंपैथी है गवर्नमेंट की डेथ के मामलों में सिंपैथी है, एग्जेम्पशन गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। अब एक बात समझते हैं हम, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो प्रीमियम चार्ज करती है उस पर जीएसटी जोड़ के चार्ज करती है। तो जो जीएसटी वाला कंपोनेंट है वो 10% की लिमिट के लिए भी कंसीडर नहीं होगा और 5 लाख की लिमिट के लिए भी कंसीडर नहीं होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अगर आपके प्रीमियम पेड पर इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे जीएसटी भी चार्ज किया है
तो ये जीएसटी कंपोनेंट को हम इग्नोर करेंगे। इस 10% 15% की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए भी इग्नोर करेंगे और ये 5 लाख की जो अमाउंट वाइज लिमिट है उसके लिए भी हम जीएसटी कंपोनेंट को इग्नोर करेंगे। फिर एक बात समझिए, अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो फिर उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड हर हाल में एग्जेम्प्ट होगी। उसके लिए हम न तो कोई लिमिट नहीं देखेंगे, 5 लाख की लिमिट भी नहीं देखेंगे, 5 लाख की लिमिट भी नहीं देखेंगे, एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा भरा तब भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड हर हाल में एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, फिर चलिए अब एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक तो परसेंटेज वाइज लिमिट गवर्नमेंट ने डाली है 10%, 15% वगैरह, और एक लिमिट डाली अमाउंट वाइज लिमिट 5 लाख की। तो अब सीबीडीटी ने खुद ने ये एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने नहीं बनाए, सीबीडीटी के बनाए हुए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सीबीडीटी का कहना है, पहला एग्जांपल, आपकी ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 को इश्यू हुई, मतलब 1 अप्रैल 2023 से पहले की है। ये 5 लाख की लिमिट जो इंट्रोड्यूस हुई है ना, ये उन पॉलिसीज के लिए है जो इश्यू हुई है 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर। तो ये 5 लाख वाली बात इस पॉलिसी के लिए नहीं लगेगी क्योंकि ये इश्यू हुई है 1 अप्रैल 2023 से पहले। ठीक है, 5 लाख वाली लिमिट तो नहीं लगेगी, लेकिन क्या परसेंटेज वाइज 10% वाली लिमिट लगेगी? यस लगेगी। एनुअल प्रीमियम 6 लाख है, सम अश्योर्ड 60 लाख है। तो चेक कर लो, सम अश्योर्ड का क्या 10% लिमिट के अंदर रहते हुए प्रीमियम भरा गया एनुअल? यस। तो मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम भरा गया तब भी, कारण वो 5 लाख वाली बात इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से पहले की इशूड है। 5 लाख वाली बात उन्हीं पॉलिसीज के लिए एप्लीकेबल है जो इशूड है 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर। तो 5 लाख वाली बात तो इसके लिए लगेगी नहीं, सिर्फ 10% लिमिट ही इसके लिए एप्लीकेबल होगी। तो मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिला, 70 लाख मिला, क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो यहां पर आप कमेंट लिखिए अपने हिसाब से। चूंकि ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से पहले की है तो प्रीमियम 10% के अंदर है और 5 लाख वाली लिमिट इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि 5 लाख वाली बात एप्लीकेबल उन्हीं पॉलिसीज के लिए जो इशूड है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो अभी जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा 10% लिमिट के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया, 5 लाख की लिमिट हमने कंसीडर नहीं की। एनुअल प्रीमियम लिमिट के अंदर 10% के अंदर भरा हुआ था हर साल, तो फिर मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा, जैसे यहां पर 70 लाख मिला, एग्जेम्प्ट हो गया सेक्शन 1010D में। फिर दूसरा एग्जाम्पल, अब इस केस में आपकी पॉलिसी इशूड है 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर। अब आप चेक कर लो, सम अश्योर्ड का क्या 10% लिमिट के अंदर प्रीमियम भर रहे हो? यस, सम अश्योर्ड के 10% लिमिट के अंदर प्रीमियम भर रहे हैं और प्रीमियम भी 5 लाख अमाउंट वाइज लिमिट से ज्यादा नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा 52 लाख, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 1010D में। तो कमेंट्री देखो, ये पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 की है, लिमिट 10% के अंदर प्रीमियम भरा हुआ है, ज्यादा नहीं भरा है, और 5 लाख से ज्यादा नहीं भरा है अमाउंट वाइज लिमिट। एक तो आपको परसेंटेज वाइज लिमिट के अंदर है और अमाउंट वाइज लिमिट के अंदर है, दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए, तो मैच्योरिटी प्रोसीड हो जाएगी सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 3, आपका पॉलिसी इशू हुई है 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर। चेक कर लो, सम अश्योर्ड के 10% के अंदर आपने प्रीमियम पे किया है। यस, 10% की कंप्लायंस तो आपने कर ली। अब एक खास बात और समझ लो, ये 10% इंडिविजुअल पॉलिसी के हिसाब से होता है और वो 5 लाख सारी पॉलिसीज का एग्रीगेट करके देखते हैं। यहां पर एक ही पॉलिसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, आप 10% लिमिट के अंदर प्रीमियम भर रहे हो, लेकिन आपका इस सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? आपने 10% लिमिट की कंप्लायंस तो की है, लेकिन आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा चला गया है, तो अब मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी।
एग्जम्पशन नहीं मिलेगा आपको सेक्शन 1010D का। तो कमेंट्री देखो, कमेंट्री देखो, ये पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर की है। आपने 10% लिमिट की कंप्लायंस तो की है, लेकिन आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर का है। तो इस सिचुएशन में आपको जब भी मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में 2 पॉलिसीज हो गई। ठीक है, 2 पॉलिसीज हो गई, दोनों पॉलिसीज 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर है, और दोनों का भी इंडिविजुअल प्रीमियम देखोगे ना आप 10% लिमिट के अंदर है। दोनों का देख लो आप 10% लिमिट के अंदर है। ठीक है, अब पॉलिसीज का अमाउंट जो एनुअल प्रीमियम में एग्रीगेट करो आप, दोनों 3 लाख 2 लाख, 3 लाख प्रीमियम पे किया पॉलिसी ए का, और पॉलिसी बी का 2 लाख पे किया, दोनों का एग्रीगेट किया। आपका एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम अमाउंट वाइज 5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है। ठीक है, 10% की आपने इंडिविजुअल पॉलिसीज पर लिमिट लगाई, और 5 लाख की अमाउंट वाइज लिमिट आपको एग्रीगेट प्रीमियम पेड पे लगानी है, तो वो भी 5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है। मतलब आप लिमिट के अंदर प्रीमियम भर रहे हैं, तो मैच्योरिटी प्रोसीड आपको एग्जेम्प्ट होगी। आपको मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो देखो इस सिचुएशन में आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर है। दोनों पॉलिसीज का इंडिविजुअल प्रीमियम 10% से एक्सीड नहीं हुआ है, और एग्रीगेट अमाउंट वाइज लिमिट आपकी एक्सीड नहीं हुए लिमिट के अंदर है। 5 लाख है, 3 लाख 2 लाख मिला के 5 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो मैच्योरिटी प्रोसीड जो होगी वो आपको एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं। दोनों पॉलिसीज आपकी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 है, लेकिन हम देख रहे हैं 10% लिमिट, दोनों पॉलिसीज का सम अश्योर्ड का 10% आपने एनुअल प्रीमियम पे किया है। ठीक है, इंडिविजुअली 10% देखेंगे, प्रीमियम एनुअल प्रीमियम पे 10% लिमिट के अंदर भरा गया है। ठीक है, लेकिन दोनों पॉलिसीज का मैंने एग्रीगेट किया, दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम मैंने एग्रीगेट किया 4.5 लाख प्लस 5 लाख। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेरा प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो गया। कितना हो गया टोटल प्रीमियम? इस केस में आपका प्रीमियम पेड हो गया 10 लाख, 5 लाख से ज्यादा। तो अब आपको क्या लगता है कि ये दोनों पॉलिसीज का मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगा? आपको इनिशियली तो ऐसा ही लग रहा है कि आपका ये मैच्योरिटी प्रोसीड दोनों पॉलिसीज का टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अब इस केस में गवर्नमेंट आपको कॉम्बो बनाना अलाउ कर रही है। गवर्नमेंट आपको, अब बात ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 5 से ज्यादा टेक्निकल बातें शुरू हो जाएंगी, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बोल रही है पॉलिसी ई को देखो, पॉलिसी बी को देखो, पॉलिसी बी को इंडिविजुअली देखो, इसका इंडिविजुअल प्रीमियम ही 5 लाख से ऊपर चला गया। तो पॉलिसी बी के रेस्पेक्ट में आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अब पॉलिसी ए का इंडिविजुअली सोचो, पॉलिसी ए के रेस्पेक्ट में आप 10% परसेंटेज वाइज लिमिट की भी कंप्लायंस कर रहे हो, और इसको अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इसका प्रीमियम 5 लाख के अंदर है इंडिविजुअली। तो आप इस केस में आपका पॉलिसी ए का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पॉलिसी ए का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट, और पॉलिसी बी का तो हर हाल में टैक्सेबल होना ही है। समझ गए बात? देखो, तो लिखते रहना ऐसे, ये दोनों पॉलिसीज आपकी 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर है। प्रीमियम दोनों का इंडिविजुअली 10% लिमिट के अंदर भरा गया, लेकिन आपका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड हो गया। गवर्नमेंट आपको इस केस में सिलेक्शन का मौका दे रही है, जिस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख के अंदर है उसका मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट होगा, और जिस पॉलिसी का प्रीमियम इंडिविजुअली भी 5 लाख से एक्सीड हो रहा है तो उसका मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगा। अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। 3 पॉलिसीज हैं, तीनों पॉलिसीज आपकी 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर है। अब इस पे हम देखते हैं, आप पहले 10% लिमिट चेक कर लो। सम अश्योर्ड का 10% लिमिट के अंदर रहते हुए आपने प्रीमियम पे किया है, इंडिविजुअली 10% लिमिट चेक करें। ठीक है, 10% लिमिट से ज्यादा प्रीमियम पे नहीं किया है। लेकिन
अब गवर्नमेंट बोलती है कॉम्बो बनाइए, कॉम्बो बनाइए। अब इसमें क्या होगा, आपको सी पॉलिसी, जो पॉलिसी नंबर सी है, उसका इंडिविजुअल प्रीमियम ही 6 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है। तो अब इस सिचुएशन में आपको पॉलिसी सी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हर हाल में होनी ही है, ठीक है। तो पॉलिसी सी की मैच्योरिटी प्रोसीड हर हाल में टैक्सेबल हो जाएगी। अब आप कॉम्बो बनाइए, ए और बी का कॉम्बो बनाइए, ठीक है। 10% लिमिट दोनों के लिए चेक कर लीजिए, लिमिट के अंदर रहते हुए आपने 10% लिमिट के अंदर रहते हुए प्रीमियम भरा एनुअल, और इसका अमाउंट वाइज लिमिट एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पेड दोनों को जोड़ा, 1 लाख 3.5 लाख, टोटल बना 4.5 लाख, जो 5 लाख के अंदर है। तो इस सिचुएशन में आपके पॉलिसी ए और पॉलिसी बी दोनों की मैच्योरिटी रिसिप्ट सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो कमेंट्री लिखते रहिए पास में। ये पॉलिसी आपकी दोनों की ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 है। दोनों का एनुअल प्रीमियम पेड इंडिविजुअली 10% लिमिट के अंदर है, बट एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो गया। इंडिविजुअली सी का एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है ही है, तो उसका मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगा। और ए और बी इन पॉलिसीज का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि दोनों का एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 7 में, एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी 4 पॉलिसीज हैं, एक्स ए बी सी 3। एक्स को अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके 1 अप्रैल 2023 से पहले की है, ठीक है। और ये ए बी सी आपके इशूड है 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर, ठीक है। अब आपका चेक कर लो, ये जो एक्स नाम की पॉलिसी है, इसका इंडिविजुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन 10% लिमिट के अंदर तो आपने पे किया है, 10% लिमिट के अंदर, सम अश्योर्ड का 10% लिमिट के अंदर आपने प्रीमियम पे किया है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा है। लेकिन ये 5 लाख की लिमिट इस पॉलिसी पे नहीं लगेगी। क्यों? 5 लाख की लिमिट उन्हीं पॉलिसीज पे लगती है जो इशूड है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो इसका मैच्योरिटी प्रोसीड 62 लाख पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब देखो पॉलिसी सी जो है आपकी, पॉलिसी सी, उसका इंडिविजुअल प्रीमियम 10% लिमिट के अंदर है, बाकी की ए और बी 10% लिमिट के अंदर है प्रीमियम सम एश्योर्ड का, ठीक है। लेकिन अब 5 लाख की लिमिट की बात करते हैं, पॉलिसी सी का इंडिविजुअल प्रीमियम ही 6 लाख है। तो 10% लिमिट के अंदर तो है, लेकिन अमाउंट वाइज लिमिट 5 लाख को एक्सीड हो गया है। तो इस सिचुएशन में मैच्योरिटी प्रोसीड पॉलिसी सी वाली टैक्सेबल होकर रहेगी हर हाल में। अब आप ए और बी का कॉम्बो बना लीजिए, 10% लिमिट के अंदर है इंडिविजुअली प्रीमियम पेड, और एग्रीगेट प्रीमियम अमाउंट वाइज कितना हो गया, 4.5 लाख एग्रीगेट प्रीमियम, ठीक है, 5 लाख के अंदर है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपके ए और बी का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी यहां लिख दो आप, एक्स पर आपके सिर्फ 10% लिमिट लगेगी, क्योंकि ये पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2023 से पहले की 5 लाख वाली लिमिट इस पे लगेगी नहीं, और 10% लिमिट के अंदर प्रीमियम पे किया है, तो मैच्योरिटी प्रोसीड जब मिलेगी एग्जेम्प्ट ही होगी। फिर एबीसी का अलग करिए, उसमें से सी अलग कर दो। आपको पता है वो पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर है, 10% लिमिट के अंदर है, लेकिन उसका इंडिविजुअली एनुअल प्रीमियम 5 लाख को एक्सीड हो गया है, तो उसका मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो गई। फिर ए और बी, ये आपका पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 है, लिमिट तो 10% के अंदर है, परसेंटेज वाइज लिमिट, और प्रीमियम एग्रीगेट दोनों पॉलिसीज का मिला के, ए और बी का दोनों का मिला के 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ, तो आप ए और बी का कॉम्बो बना सकते हो और उसका मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट करा सकते हो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक्स पॉलिसी आपकी इशूड है 1 अप्रैल 2023 और एबीसी उसके बाद इशूड है, तो क्या सारी पॉलिसीज पर ये 5 लाख की लिमिट लगेगी? यस लगेगी। अब एक बात चेक कर लेते हैं, क्या सारी पॉलिसीज का
एनुअल प्रीमियम पेड 10% लिमिट के अंदर है, सम एश्योर्ड का 10%, हाँ सबका 10% लिमिट के अंदर तो है, सबका 10% लिमिट के अंदर तो है, ठीक है। अब एक बात बताइए, सी पर देखिए, सी पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम इंडिविजुअली 5 लाख से ज्यादा है, 10% लिमिट के अंदर तो है लेकिन 5 लाख से ज्यादा इंडिविजुअली प्रीमियम पेड, तो इसकी मैच्योरिटी प्रोसीड तो टैक्सेबल हर हाल में होकर रहेगी, तो इसको मैं कर देता हूं टैक्सेबल। अब कॉम्बो बनाइए, कॉम्बो आप कैसे बना सकते हैं? कॉम्बो या तो आप एक्स और ए का बनाइए या ए और बी का बनाइए, ठीक है। अब पहले बात करते हैं एक्स और ए की। एक्स और ए पर 10% लिमिट की कंप्लायंस हो रही है, इंडिविजुअली 10% से ज्यादा प्रीमियम पे नहीं किया गया है, ठीक है। और एग्रीगेट प्रीमियम चेक करो, एग्रीगेट प्रीमियम दिक्कत हो गई, एग्रीगेट प्रीमियम दिक्कत हो गई, 5.5 लाख हो गया, 5 लाख से ज्यादा हो गया। इसका मतलब आप एक्स और ए का कॉम्बो बना ही नहीं सकते, एक्स और ए का कॉम्बो नहीं बन सकता, आप बाउंड हो गए ए और बी का ही कॉम्बो बनाने के लिए, समझे। तो मैं कॉम्बो हटाता हूं। अब इस सिचुएशन में आप ए और बी के रेस्पेक्ट में कॉम्बो बनाइए, और दोनों का इंडिविजुअल प्रीमियम मैंने एग्रीगेट करके देखा 2.5 लाख बन रहा है, 5 लाख के अंदर है, तो इन ए और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अब चेक करें एक्स की मैच्योरिटी प्रोसीड आपकी टैक्सेबल होके रहेगी। तो देखो यहां पर आप अपनी कहानी लिखो कि आपने क्या किया, या तो आप सिर्फ एक्स पॉलिसी पर एग्जम्पशन ले लो, वो 5 लाख के अंदर है, तो उस सिचुएशन में आपको टैक्सेबल बताना पड़ेगा किसको, सी तो हर हाल में टैक्सेबल है, ठीक है, सी हर हाल में टैक्सेबल है। अगर आप एग्जम्पशन ले रहे हो सिर्फ एक्स के लिए, तो आपको टैक्सेबल बताना पड़ेगा, ए और बी को टैक्सेबल बताना पड़ेगा। लेकिन एक ऑप्शन दूसरा और, अगर आप ए और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट करा रहे हो, तो आपको एक्स का मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल कराना पड़ेगा। सी की मैच्योरिटी प्रोसीड तो हर हाल में टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इस केस में आपकी सारी पॉलिसी इशूड है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अब एनुअल प्रीमियम के लिए पहले हम 10% की लिमिट चेक कर लेते हैं। सम एश्योर्ड का 10%, सबका लिमिट में 10% के अंदर प्रीमियम पे कर रखा है। अब 10% के अंदर तो पे कर रखा है। अब हम 5 लाख की लिमिट चेक करते हैं। 5 लाख की लिमिट के अंदर हम क्या चेक करें? देखो पॉलिसी सी के लिए तो हमने देखा इसका इंडिविजुअल प्रीमियम 5 लाख की लिमिट से बाहर है, ज्यादा है, तो फिर पॉलिसी सी तो हर हाल में उसका मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होना ही है, ठीक है। अब हम कॉम्बो बनाते हैं। कॉम्बो हम चेक करें क्या एक्स और ए का कॉम्बो बना सकते हैं कि इनका एग्रीगेट इंडिविजुअल प्रीमियम 4.5 लाख है, 4.5 लाख है एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम। तो इस सिचुएशन में हम एक्स और ए की मैच्योरिटी प्रोसीड करा सकते हैं एग्जेम्प्ट, लेकिन फिर हमें बी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल करानी होगी, ठीक है। तो बी और सी उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा मैच्योरिटी प्रोसीड, और एग्जम्पशन मिल जाएगा एक्स और ए की मैच्योरिटी प्रोसीड पर। तो पहला ऑप्शन, अगर मैं एक्स और ए की मैच्योरिटी प्रोसीड पर एग्जम्पशन लेता हूं तो मुझे बी और सी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगी। फिर ऑप्शन सेकंड, मैं एक कॉम्बो ये भी बना सकता हूं, एक कॉम्बो मैं ये भी बना सकता हूं। देखिए मैं ए और बी का भी कॉम्बो बना सकता हूं, ए और बी का भी कॉम्बो बना सकता हूं। तो अगर मैं ए और बी का कॉम्बो बनाता हूं, ऑप्शन थर्ड, अगर मैं ए और बी का कॉम्बो बनाता हूं तो इनका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, और 10% की लिमिट के अंदर भी है प्रीमियम पेड, तो इनकी मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो उस केस में मेरे को टैक्सेबल बतानी पड़ेगी
किसकी बतानी पड़ेगी? सी की तो टैक्सेबल है ही और एक्स की भी टैक्सेबल बतानी पड़ेगी। ठीक है, और मैं कॉम्बो बना सकता हूं एक्स और बी का मैच्योरिटी प्रोसीड करा लो एग्जेम्प्ट, एक्स और बी का, क्योंकि उनका भी 2.5 लाख 5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है, तो एक्स और बी का भी कॉम्बो बना सकता हूं, उनकी मैच्योरिटी प्रोसीड हो जाएगी एग्जेम्प्ट, और उस केस में फिर ए और सी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी। सी की तो हर हाल में टैक्सेबल होनी ही है। फिर अगला पॉइंट आपका एग्जाम्पल नंबर 10। इस केस में आपकी सारी पॉलिसीज इशूड है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। सबके प्रीमियम 10% लिमिट के अंदर है, सबके प्रीमियम 10% लिमिट के अंदर है, लेकिन सी को पहले ही आउट कर लो। सी का इंडिविजुअल प्रीमियम ही 5 लाख लिमिट से एक्सीड हो गया है, इसलिए सी का तो मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होकर रहेगा। ठीक है, अब कॉम्बो बनाते हैं। कॉम्बो में हम पहला कॉम्बो बना सकते हैं एक्स और वाई। पहला कॉम्बो बना सकते हैं एक्स और वाई दोनों का एनुअल प्रीमियम एग्रीगेट किया, वो 5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है, 4 लाख बन रहा है, तो इसका मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉम्बो बना एक्स और वाई का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट, तो एबीसी का टैक्सेबल। दूसरा कॉम्बो, क्या मैं एक्स और ए को लेकर बना सकता हूं? यस, दोनों का एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है, तो मैं एक्स और ए के लिए कॉम्बो बना सकता हूं, इनकी मैच्योरिटी प्रोसीड कर रहा हूं एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल किसकी होगी? एक्स, बी और सी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी। मेरा फिर तीसरे ऑप्शन में मैं क्या करूं? वाई और बी का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं क्या? सोच के देखो y और b का कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? y का प्रीमियम 2 लाख और b का प्रीमियम 3 लाख, एग्रीगेट 5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है, तो इनका भी कॉम्बो बन सकता है। तो इस सिचुएशन में मैं y और b का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट करा दूंगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा एक्स, ए, सी, इनकी मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी। फिर एक कॉम्बो मैं ए और बी का भी बना सकता हूं क्या? चेक करो, ए और बी का एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, तो ए और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड करा दूं एग्जेम्प्ट, तो एक्स, वाई और सी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल बतानी पड़ेगी। तो ये सिस्टम इस तरीके से गवर्नमेंट ने कॉम्बो बनाने का ऑप्शन दे दिया है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो, या किसी कंपनी, लोकल अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की इशूड सिक्योरिटी हो। अब इनकम टैक्स में कंसेप्ट काम आता है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट जो है इनकम टैक्स में डेली बेसिस पर अक्रूव नहीं होता है। इश्यूअर कंपनी ने उस सिक्योरिटी के ऊपर जो ड्यू डेट लिखी है, उस ड्यू डेट के दिन इंटरेस्ट ड्यू होता है, डेली बेसिस पर ड्यू नहीं होता है। इसलिए अकाउंट्स का आपका एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट जो AS 13 के हिसाब से आप अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट करते हो, वो यहां पर काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप उस सिक्योरिटी के ड्यू डेट के दिन ऑनर हो, तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट आपको ही टैक्सेबल होगा। मान लीजिए ड्यू डेट से जस्ट 2 दिन पहले आपने ये सिक्योरिटी परचेस की और इंटरेस्ट की ड्यू डेट अब आई, आप ड्यू डेट के दिन ऑनर हो इस सिक्योरिटी के, तो आपको ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर पब्लिक इशू हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट पूरा नहीं मिलेगा अलॉटमेंट डेट से। मान लीजिए आपको अलॉट हुई है ये सिक्योरिटीज 1 मई को अलॉट हुई है, और पहली बार इस पर इंटरेस्ट मिलने की ड्यू डेट आ रही है 30 जून, तो आपको 2 महीने का ही इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। और अब एक बात और समझिए, कुछ सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 क्लॉज 15 में, कुछ सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। नेशनल रिलीफ बॉन्ड, कई बार एग्जाम में सिर्फ रिलीफ बॉन्ड लिखते हैं, उसका भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। स्पेशल बियरर बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1999 और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड
और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, इसका भी इंटरेस्ट सेक्शन 10 क्लॉज 15 में एग्जेम्प्ट होता है। आपको ध्यान है कैपिटल गेन हेड में इनको कैपिटल एसेट भी नहीं माना जाता है। इस पॉइंट नंबर 3 में जो चीजें लिख रखी है इनको कैपिटल एसेट भी नहीं माना जाता है। और अब एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 क्लॉज 15 में। अगर वो इंडिविजुअल नाम में खाता खुला हुआ है तो 3,500 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, और अगर जॉइंट नेम में अकाउंट खुला हुआ है तो उस सिचुएशन में 7,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, एक्सेस टैक्सेबल होगा। या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो रेलवे बॉन्ड इश्यू किए उसका भी इंटरेस्ट सारा एग्जेम्प्ट होगा। अब आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में डिडक्शंस मिलते हैं, कितने मिलते हैं? कुछ डिडक्शन स्पेसिफिक डिडक्शन है जो स्पेसिफिक इनकम पर मिलते हैं। तो डिविडेंड की इनकम या यूनिट्स पर इनकम हुई, यूनिट्स किसके? यूटीआई के या नोटिफाइड म्यूचुअल फंड के, इस पे आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट का। ठीक है, आपने इन सिक्योरिटीज में या शेयर्स में या यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट ही आपको अलाउ होगा, और वो भी एक लिमिट तक। जो भी ग्रॉस इनकम हुई आपको ड्यूरिंग द ईयर, उसका मैक्सिमम 20% इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा। इसका मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो लोन पर, और इस ग्रॉस इनकम का 20% मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। और ये ग्रॉस रिस्पेक्टिव इनकम पर है। इसका मतलब डिविडेंड इनकम के लिए अलग से 20% और यूनिट्स की इनकम के लिए अलग से 20%। और फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपको मिला, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपको मिला, उसके कलेक्शन के लिए आपने किसी बैंक को ऑथोराइज कर लिया और बैंक को कमीशन दिया, रीजनेबल रेम्युनरेशन दिया, इस खर्चे का डिडक्शन आपको सेक्शन 57 में मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के डिडक्शन सेक्शन 57 में मिलते हैं। और आपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग आपने किराए पर दिया, हायर इनकम मिली, या आप ओकेजनली देते हो, इसका किराया आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होता है। तो इस प्लांट मशीनरी फर्नीचर के रेस्पेक्ट में और बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में आपके जो भी खर्चे होते हैं, जो आपको वैसे पीजीबीपी एक्ट के सेक्शन 30, 31, 32 में जो भी खर्चे अलाउ होते हैं वो इधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में सेक्शन 57 में अलाउ होंगे। और फैमिली पेंशन डिसीज्ड एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिली तो रेसिपिएंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होती है। तो फिर इस इनकम पर डिडक्शन कितना मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इस फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और मैंने बोला था कैपिटल गेन चैप्टर में आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, कंपनसेशन मिला, इनिशियल कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन वो देरी से मिला, तो इंटरेस्ट भी देगी गवर्नमेंट। वो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा और उस पर सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 50% मिल जाएगा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट जो है ना ये रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगा, ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होगा, रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगा। तो स्पेसिफिक इनकम पर आपको स्पेसिफिक डिडक्शन मिल गए। अब जनरल डिडक्शन, इसके अलावा और कोई इनकम है तो उसके खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे क्या? यस, वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और होली और एक्सक्लूसिवली उसी इनकम को कमाने के पर्पज से किया गया होना चाहिए, तो वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो उस इनकम के अगेंस्ट। फिर लेकिन एक बात ध्यान रखना, एग्जम्प्टेड इनकम के कनेक्शन में किया गया कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उसका एक्सपेंस भी अलाउ नहीं है एज पर सेक्शन 14 कैपिटल ए। अब एक खास बात, सेक्शन 57 के एक्सपेंस के डिडक्शन क्या इनकम से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अगर आपका इनकम कमाने का इंटेंशन है, इनकम मिली नहीं, एक्सपेंस हो गया, तो यस एक्सपेंस का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उस सिचुएशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड की इनकम आपकी नेगेटिव आ सकती है। लेकिन एक बात के लिए हमने एक रेस्ट्रिक्शन पढ़ा था इस डिविडेंड और इनकम ऑन यूनिट्स के लिए कि सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा और वो भी ग्रॉस इनकम का 20% तक। वो तो एक्सेप्शन है ही, उसका ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ईयर और टैक्सेबिलिटी बेसिस की। आपका जो नॉर्मल डिविडेंड है
मतलब फाइनल डिविडेंड वो डिक्लेरेशन ईयर में टैक्सेबल होगा, फाइनल डिविडेंड डिक्लेरेशन ईयर में टैक्सेबल होगा, और इंटरिम डिविडेंड रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा, इंटरिम डिविडेंड रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल। और डीम डिविडेंड 222 ए बी सी डी ई वाले डीम डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूशन ईयर और पेमेंट ईयर में टैक्सेबल होंगे। और मैंने पहले ही बोल दिया था ये इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन आपको रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अदर सोर्सेस सेट में जितनी भी इनकम फॉल करती है उसके लिए आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको दो मेथड दिए गए, कैश मेथड और मर्केंटाइल मेथड, वो जो भी आप रेगुलरली फॉलो करो उसके हिसाब से इनकम टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं टीडीएस की रेट। कुछ इनकम ऐसी हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होती है और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है, कुछ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ कैजुअल इनकम जिस पे जो टैक्सेबल भी हैं और उन पर पेयर टीडीएस ही काट लेगा, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग, और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ये ऑनलाइन गेम वाला ध्यान रखना स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इस पे टीडीएस के सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 194B, 194BA और 194BB, ठीक है। तो इस पर पेयर टीडीएस काट लेगा, टैक्सेबल भी है, और जो पेयर है वो ये इनकम देते वक्त टीडीएस भी काट लेगा, ठीक है। और उस टीडीएस की क्रेडिट हमको अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से मिल जाएगी। तो कुछ कैजुअल इनकम ऐसी हैं जो पेई के हैंड्स में टैक्सेबल है, इसलिए पेयर उनका टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब कुछ कैजुअल इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल तो है पेई के हैंड्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस साइड में, लेकिन पेयर टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा, जैसे रेसेस अदर देन हॉर्स रेस, ठीक है। और ये इनकम टैक्सेबल तो है, जैसे कार रेस, कैमल रेस, ये इनकम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल तो है, लेकिन पेयर टीडीएस नहीं काटेगा। अब एक और बात समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कई लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, टैक्सेबल है। हाँ, ये अलग बात है कि उस पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी इंटरेस्ट टैक्सेबल तो है। फिर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, इस पे टीडीएस कटता है सेक्शन 193 में 10% की रेट से। अब आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में ये जो इनकम होती है हमको ग्रॉस अप करके रिपोर्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैजुअल इनकम की बात करें, कैजुअल इनकम आपको 1 लाख मिली 30% टीडीएस कट गया, आपको हाथ में 70,000 मिला, 70,000 आप टैक्सेबल नहीं बताओगे, पूरा ग्रॉस अप करके 1 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल बताओगे। तो जो टीडीएस कटा 30% यानी 30,000, उसका क्या होगा, उसका एडजस्टमेंट आपकी टैक्स लायबिलिटी में होगा। टैक्स लायबिलिटी में से आपको वो जो टीडीएस कटा 30,000 उसकी छूट मिल जाएगी, ठीक है। इनकम तो पूरी ग्रॉस अप करके ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ग्रॉस इंटरेस्ट दे रखा है, आपको ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नेट दे रखा है तो नेट इंटरेस्ट में टीडीएस का अमाउंट जोड़कर ग्रॉस अमाउंट निकालिए इंटरेस्ट का, वो बताइए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में। और अगर आपको टीडीएस रेट पता है, नेट इंटरेस्ट मिला टीडीएस कट के, तो उसको ग्रॉस अप कैसे करेंगे, 100/100 माइनस टीडीएस रेट, तो ग्रॉस इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक खास बात समझना, ये जो इंटरेस्ट रेट होती है, ये 2 टाइप की होती है, ग्रॉस इंटरेस्ट रेट या नेट इंटरेस्ट रेट। अब ग्रॉस का एक नाम और है लेस टैक्स, और नेट का एक और नाम है टैक्स फ्री। ग्रॉस को लेस टैक्स इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, नेट को टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। तो लेस टैक्स का मतलब ग्रॉस इंटरेस्ट रेट। अगर आप ये सिक्योरिटीज की पेड अप वैल्यू पे ये इंटरेस्ट रेट अप्लाई करोगे तो उससे ग्रॉस इंटरेस्ट ही आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल बता दीजिए। फिर अगर आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट दे रखिए, मतलब नेट इंटरेस्ट रेट दे रखिए, अगर आप ये सिक्योरिटीज की पेड अप वैल्यू पे अप्लाई करोगे तो उससे नेट इंटरेस्ट आएगा। नेट इंटरेस्ट को ग्रॉस करना आप जानते हैं, इसके अंदर या तो टीडीएस अमाउंट जोड़ दीजिए या नेट इंटरेस्ट इनटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट कर दीजिए, ग्रॉस हो जाएगा। वो ग्रॉस ही आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में रिपोर्ट करना है। फिर एक बात समझिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ है, अलाउ नहीं है।
जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। ऐसी इंटरेस्ट सैलरी जो पेबल आउटसाइड इंडिया है और उस पर टीडीएस काटा नहीं है या डिपॉजिट नहीं कराया है, दोनों डिफॉल्ट में से एक डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है, या तो डिडक्ट नहीं किया है या गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। तो ऐसा इंटरेस्ट और सैलरी जो पेबल आउटसाइड इंडिया है उस पर टीडीएस का डिफॉल्ट हुआ तो ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट और सैलरी, ठीक है। और जो डिसअलाउंसेस आपने पीजीबीपी हेड के सेक्शन 48(1)(a) में पढ़े थे, रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस काटना भूल गए या टाइम पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, 48(2) अनरीजनेबल पेमेंट कर रहे हैं रिलेटिव को, 48(3) 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड मोड, और 48(7) ग्रेचुटी पेमेंट, 48(9) वो सारे डिसअलाउंसेस यहाँ अदर सोर्सेस हेड में भी एज इट इज एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने कोल्ड स्टोरेज लेट आउट किया, वो लेटिंग की इनकम कंपोजिट रेंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन उस कोल्ड स्टोरेज के कनेक्शन में आपने फॉर एग्जांपल चौकीदार अपॉइंट किया, उस चौकीदार को सैलरी दी, वो चौकीदार आपका रिलेटेड पर्सन है, उसको आपने अनरीजनेबल सैलरी दी, तो वो अनरीजनेबल सैलरी का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। या आपने मान लीजिए कोई एक्सपेंस का पेमेंट किया, वो एक्सपेंस एक्सीडिंग 10,000 है, वो आपने स्पेसिफाइड मोड से पे नहीं किया, तो वो 48(3) वाला डिसअलाउस यहां अदर सोर्सेस हेड में सेक्शन 58 में डिसअलाउ हो जाएगा। और ये बात तो हमने पहले कर ली थी, कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए किया गया कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, सेक्शन 58 सबसेक्शन 4। और सेक्शन 59 में डीम्ड इनकम वाला बात जो आपने पीजीबीपी हेड में सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 पढ़ा था, रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन और अलाउंस। आपने पास्ट में कोई डिडक्शन ले लिया था किसी खर्चे का और आपको अब उससे रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी सेक्शन 41(1) में हमने पढ़ा था पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, ठीक है। अब यहां पर सेक्शन 59 दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि जो प्रोविजन पीजीबीपी हेड के सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में दे रखे हैं वो एज इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के सेक्शन 59 पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? फॉर एग्जांपल, आपने कोल्ड स्टोरेज का कंपोजिट रेंट है, आपको ये अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल है, इसका म्युनिसिपल टैक्स एक्सेस पेड हो गया, उसका डिडक्शन सेक्शन 57 में मिल गया, लेकिन वो एक्सेस जो पेड हुआ बाद में उसका आपको रिफंड मिला, ये रिफंड डीम्ड इनकम माना जाएगा, सेक्शन 59 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके अदर सोर्सेस हेड का रिवीजन।